नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 1 ईयर की करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज के सेट में यानी कि सेट नंबर 3 में मैं आपके सामने लेकर आया हूं बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा आज दोस्तों करी जाएगी। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और अपीयर होने वाले हैं, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे लेकिन अगर आप लोग पीसीएस के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तब भी आप इस वीडियो को डेफिनेटली देखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। ऑल्सो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग ऑलरेडी इसमें सेट नंबर 1 एवं सेट नंबर 2 दोनों को कवर कर चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपके साथ विशेष रूप से सेट नंबर 1 में जो भी चीज़ें हैं इसरो के साथ जुड़ी हुई उनको कवर किया। सेट नंबर 2 में विशेष रूप से मैंने वो भी चीज़ें डिस्कस करी हैं जो कि नासा के साथ संबंध रखती हैं। उनको अगर आपने नहीं देखा है उनको जाकर के देख लीजिए। हमने आपके लिए एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है उसको भी दोस्तों यहाँ पे बना दिया है। आप लोग करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स यूपीएससी 2022 बाय अनिरुद्ध के नाम से सर्च करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से वो अवेलेबल हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मेरे द्वारा दी गए जो भी लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ्स को डाउनलोड करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसके माध्यम से आप हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा 47,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डेफिनेटली डू दैट। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए सो दैट हमारा जो कॉन्टेंट है वो और साथियों तक पहुँच सके। ऑल्सो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा टेक्स्ट बुक आपके लिए एक नई पहल लेकर आया है, जिसमें कि हम लोग आपके लिए एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेकर आए हैं, जिसमें कि इंडिया के जो बेस्ट यूपीएससी के इंस्टीट्यूट्स हैं वो सभी के सभी टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे ऊपर आके पढ़ा रहे हैं। ये वाला जो सब्सक्रिप्शन है इसमें आपको जो कॉस्ट आएगी दैट इज़ मेयरली 2500 रुपीज़ पर मंथ, और इसके ऊपर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कोड यानी कि A2 सर का इस्तेमाल करते हैं। तो इफेक्टिवली आप 2000 रुपीज़ पर मंथ में अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। राइट। आज के इस लेक्चर में यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के इस लेक्चर में मैं आपके साथ कवर करूंगा ये वाले सारे के सारे टॉपिक्स। इसमें ये वाला टॉपिक है कार टी थेरेपी। इसको कार्ट थेरेपी नहीं बोल रहा हूं मैं इसको कार टी थेरेपी बोल रहा हूं बिकॉज अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टी सेल्स, जो कि किसी भी इंसान की जो प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसमें एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसको लेके एक नई थेरेपी सामने आई है जिसका नाम है कार टी थेरेपी, जो कि टी सेल्स की जो विशेषताएं हैं उनका इस्तेमाल करते हुए कैंसर की जो यहाँ पे बीमारी है उसको किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं, उसके कैंसर के सेल्स को किस तरीके से हम लोग मार सकते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई ये थेरेपी है। किसने इसको बनाया है, किस तरीके से ये काम करती है, उसके बारे में दोस्तों आपके साथ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। इसके बाद जीएम क्रॉप्स, ये वाला टॉपिक ऑलमोस्ट हर साल सुर्खियों में रहता है, हर साल इसकी रेलेवेंस भी होती है। इस साल भी एज यूजुअल ये काफ़ी रेलेवेंट है क्योंकि भारत ने हाल ही में क्या हुआ है कि कुछ जीएम सोया मील को इंपोर्ट करने की कोई बात करी थी। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सोया मील क्या होता है, भारत में कौन से जीएम क्रॉप्स हैं जिनको सरकार के द्वारा यहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है, कौन से जीएम क्रॉप्स के ऊपर स्टडीज़ चल रही हैं, उनके बारे में चर्चा आपके साथ करी जाएगी। देन आई विल टॉक टू यू अबाउट बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। ये एक काफ़ी नई चीज़ है, बल्कि अगर इसको मैं आसान शब्दों में कहूँ तो बेसिकली ये क्या चीज़ है, दिस इज समथिंग, एक नए दिशा निर्देश आए हैं जो कि ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो निर्भरता है ना वो बाहर के देशों पर कम हो। किस तरीके से ये काम करेंगे आपको समझाऊंगा मैं। दिस इज समथिंग वेरी न्यू और ये पहली बार है जो कि भारत सरकार के द्वारा इस तरह की नई पहल ली गई है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के बारे में। रिसेंटली एक खबर सामने आई थी जिसमें कि बताया गया था कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसके माध्यम से एक महिला थी जिसको कि जिसका HIV को क्योर कर दिया गया था। तो ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि कोई भी इंसान जो कि HIV से पीड़ित हो उसको यहाँ पे उसका इलाज देखने को मिला है। और ये वाला जो पूरा का पूरा काम हुआ है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड एज कॉर्ड ब्लड बैंकिंग।
ये साथियों आज से कुछ साल पहले भी सुर्खियों में आया था, तब भी मुझे अपेक्षा थी कि इसको लेके यहाँ पे सवाल आ सकता है, लेकिन तब नहीं पूछा गया। बट दिस टाइम वंस अगेन क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है, सो इसको लेके सवाल आने के चांसेस बन सकते हैं। एंड आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ये वाला जो टॉपिक है, ये केवल पीटी के लिए ही नहीं बल्कि ये वाला जो टॉपिक है ये मेंस के लिए भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स कवर करूँगा, जैसे कि बॉर्ग डीएनए। ये एक नए टाइप का डीएनए है। अगर आप लोग हॉलीवुड मूवीज़ देखने का शौक रखते हैं तो देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड एज स्टार ट्रेक। स्टार ट्रेक में ये वाला वर्ड इस्तेमाल किया गया था बॉर्ग। तो वहाँ पर कुछ एलियंस दिखाए गए थे और वहीं से प्रेरणा लेते हुए ये वाले डीएनए का नाम दोस्तों यहाँ पे बॉर्ग डीएनए रखा गया है। ये बॉर्ग डीएनए क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में बात करूंगा। नेशनल जीन बैंक क्रिएट किया गया है भारत में प्लांट रिसोर्सेज के लिए, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जीनो ट्रांसप्लांटेशन का पहला केस देखने को मिला है दुनिया भर में, जिसमें कि एक पिग का, जी हाँ एक सूअर का जो एक ऑर्गन है उसको निकाल करके एक इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया है। ये वाला जो पूरा का पूरा सिलसिला है ये हमें अमेरिका में देखने को मिला है। ये कैसे होता है और वगैरह वगैरह उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी। जो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी होती है, इसको लेके कुछ नई तरह की पेस्टिसाइड्स डेवलप करने की बात करी गई है। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज तक कभी भी पेस्टिसाइड्स नहीं बनाई गई हैं, इसीलिए क्योंकि ये पहली बार किया जा रहा है, इसलिए इसके बारे में बात करेंगे। एंड देन लास्टली वी विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज डार्क जीनोम। डार्क जीनोम कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं तो कुछ ऐसे यहाँ पे सेट्स हैं जो कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर पाते हैं लेकिन वो ह्यूमन जीनोम के बाहर देखने को मिलते हैं, तो उनको डार्क जीनोम कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा डार्क वेब का। सो समथिंग वेरी सिमिलर टू डार्क वेब, ऐसी चीज़ें जो कि नॉर्मली आपको दिखती नहीं है लेकिन वैसे हैं, तो उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 टॉपिक की बात कर लेते हैं, दैट इज कार टी थेरेपी। तो कार टी थेरेपी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू, तो देखिए काफ़ी रिसेंटली सुर्खियों में आया है। ये मई 6 2022 की ये खबर आपके सामने है। आपको अंदाज़ा यहीं से लग जाएगा कि जो कार टी सेल थेरेपी है ये कैंसर क्योर के लिए होती है। तो यहाँ पर आप देखें कैंसर ट्रीटमेंट, कोविड-19 एंड वैक्सीनेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड ट्रीटमेंट, नन ऑफ दी अबव। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको नीचे मैंने हिंट भी दे दिया है। अब हम समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करती है। सो इसमें क्या हुआ था कि असल में ये न्यूज़ में इसलिए आई थी बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी कि डीबीटी के द्वारा हाल ही में भारत में जो है पहली कार्ट थेरेपी को कंडक्ट किया गया था और उसमें डीबीटी के द्वारा यहाँ पे इनको सहयोग दिया गया था। कार टी थेरेपी जो है इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड सबसे पहले समझिए कि टी सेल्स क्या होते हैं। टी सेल्स बेसिकली एक तरीके के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। तो आपने नाम सुना होगा WBCs का, ये तो बेसिक बायोलॉजी है। ये बेसिक बायोलॉजी में जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं दोस्तों, इसी में एक और तरह के सेल्स होते हैं जो कि टी सेल्स होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स हम लोग नॉर्मली भी पढ़ते हैं कि वो किसी भी इंसान की प्रतिरक्षा प्रणाली में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करते हैं। टी सेल्स असल में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले कर रहे होते हैं, जिसको कि हम लोग इम्यून सेल्स बोलते हैं। इस थेरेपी ने क्या किया है कि उन टी सेल्स को थोड़ा मॉडिफाई किया है। आपने जीन एडिटिंग का नाम सुना होगा कि हम लोग किस तरीके से जीन्स को एडिट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे सेल्स को एडिट किया गया है बाय एडिटिंग देम इन द लैब सो दैट दे कैन फाइंड एंड डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। ये टी सेल्स को इस कदर मॉडिफाई किया जाता है, इस कदर इनको बदला जाता है कि ये बॉडी में जाकर के जो कैंसर सेल्स हैं पहले उनको खोजते हैं और उसके बाद उनका वहाँ पे नाश करते हैं। क्योंकि ये ऑलमोस्ट जीन एडिटिंग की तरह काम करता है, इसीलिए इसको कभी कभार सेल बेस्ड जीन एडिटिंग का भी नाम दिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म को ध्यान रखिए, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे वर्ड है दैट इज टी सेल थेरेपी, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसको सेल बेस्ड जीन एडिटिंग इसलिए कहा गया है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग द जीन्स इनसाइड द टी सेल्स टू हेल्प देम अटैक द कैंसर। तो जीन्स हर जगह होते हैं, सेल के अंदर भी बेसिकली आप लोग कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो जीन्स का बदलाव कर रहे हैं और अल्टीमेटली कैंसरस सेल्स को किल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसको सेल बेस्ड जीन एडिटिंग भी कहा गया है। बल्कि इसमें इन्होंने कहा है
कि ये जो है केवल कैंसरस सेल्स के ही खिलाफ काम नहीं करेगी। इसमें इन्होंने कहा है कि अगर आपको एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया जो कि एक तरह का कैंसर ही होता है, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा जो कि अगेन एक तरह का कैंसर होता है, इसमें तो काम करेगी ही करेगी। साथ ही में दोस्तों इन्होंने कहा है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है इसमें भी ये वाली जो आपकी टेक्नोलॉजी है ये काम कर सकती है। इसका एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले जो भी यहाँ पे पेशेंट है, लेट अस से इस पेशेंट का नाम ABC है। इस ABC पेशेंट में से क्या किया कि टी सेल्स को निकाल लिया। टी सेल्स को निकालने के बाद ये वाले जो टी सेल्स हैं इनको हमने नॉर्मल टी सेल से बदल के कार टी सेल में बदल दिया। ये वाले जो कार टी सेल में हमने बदला, ये कैसे बदला? हमने इसके अंदर कोई नई जीन ऐड करी जो कि CAR को रिप्रेजेंट करती है। ये वाली जो नई जीन है इसको ऐड करने के बाद जो अब नए सेल्स बन चुके हैं, लेबोरेटरी में ही बने हैं सारे के सारे सेल्स, इनको हम लोग कार टी सेल्स बोल रहे हैं। उसके बाद हमने जो है पेट्री डिश में जाकर के इन कार टी सेल्स को बहुत बड़ी मात्रा में ग्रो करवा लिया, प्रोड्यूस करवा लिया। ये वाले जो नए सेल्स हमने उगाए हैं इनको हमने वापस से इस ABC पेशेंट के अंदर जो है इन्फ्यूज़ कर दिया, और ये वाले कार टी सेल्स जब पेशेंट के अंदर चले जाएंगे तो फिर जाकर के ये कैंसर सेल्स को ढूंढेंगे और फिर जाकर के उनको ये अटैक करेंगे और उनको यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से बड़ा ही सिंपल सा ये थेरेपी है। ऑब्वियसली पिक्टोग्राफिकली देखने में काफ़ी आसान लगता है, लेकिन रियलिटी जब करते हैं तो काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जी हाँ, यहाँ पर ये वाली थेरेपी यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट करवाई गई है और DBT के द्वारा इसको सपोर्ट भी किया गया था। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, जीन एडिटिंग के बारे में आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। जीन एडिटिंग बेसिकली एक ऐसा तरीका होता है जिसमें कि आप स्पेसिफिक चेंजेस करते हैं DNA को ऑफ अ सेल और ऑर्गेनिज्म, जिसके चलते आप जेनेटिक मटेरियल को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या फिर ऑल्टर कर सकते हैं। ऐड मतलब कुछ आपने ऐड कर दिया, रिमूव कुछ आपने घटा दिया, ऑल्टर मतलब कुछ एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ बदलाव कर दिए, हटाया घटाया नहीं लेकिन कुछ बदलाव कर दिए। अगर आप किसी भी जीनोम की जीन्स को बदलते हैं तो उसके चलते आप जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बदल सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि अल्टीमेटली यू आर एन एक्सप्रेशन ऑफ योर जीन्स एक्सप्रेस हुई तभी जाकर के आप पैदा हुए, तभी जाकर के आप बने। सो अगर आप जीन्स में कुछ बदलाव करते हैं तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल रहे हैं। ये होती है जीनोम या फिर जीन एडिटिंग। और जीन एडिटिंग को लेके UPSC अक्सर कई सारे सवाल पूछ चुकी है। ये सारी की सारी जो टेक्निक्स आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, CRISPR-Cas9 को लेकर दोस्तों सवाल 2021 में देखने को मिला था, सॉरी 2020 में देखने को मिला था, 2021 में नहीं। उसके पहले CRISPR-Cas9 को लेकर सवाल 2016 में देखने को मिला था। टैलेंट्स को लेके UPSC ऑलरेडी सवाल पूछ चुकी है। ये सभी के सभी आपके तरीके हैं, टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग जीनोम एडिटिंग कर सकते हैं। और ये जो हम बात कर रहे हैं कार टी थेरेपी, ये भी एक तरीके से जीन एडिटिंग की ही टेक्निक है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट बन जाती है। अगर CRISPR-Cas9 की बात करूँ वेरी क्विकली, तो ये बेसिकली क्या करती है, CRISPR की फुल फॉर्म है पहली बात तो, ठीक है। ये इट इज़ द DNA targeting part of the system which consists of an RNA molecule or guide designed to bind to specific DNA bases through complementary base pairing. Cas9 stands for CRISPR associated protein 9 and is the nucleus part that cuts the DNA. और जिस इंसान ने इसको बनाया था दोस्तों, इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ भी मिला था केमिस्ट्री में, 2020 की बात है, फॉर डिस्कवरिंग दी CRISPR-Cas9 जेनेटिक सीजर्स। जेनेटिक सीजर्स कैसे काम करते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपकी जीन है, अगर आपको ऑल्टर करनी है तो यहाँ से यहाँ बीच में आपको काटना है, तो भाई ये जो काटने वाला काम है ना, ये काफ़ी मुश्किल होता है। ये वाली सीजर्स बनाने के लिए इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये है CRISPR-Cas9 की टेक्निक, ठीक है। CRISPR की फुल फॉर्म अगर आप लोग मुझे जानते हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में। आई वांट टू सी कि कितनी आपने रिवीजन करी है। उसके बाद जो ZFNs है, जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस, ये काफ़ी पुरानी टेक्निक है, काफ़ी टाइम से चलती आ रही है। और जो टैलेंट्स टेक्निक है ये रिसेंटली टेक्निक है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। इसमें DNA बाइंडिंग डोमेन ऑफ टैलेंट इज मेड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर। बहुत डेप्थ में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, UPSC भी आपसे नहीं पूछेगी, लेकिन आपको नाम मालूम होने चाहिए कि CRISPR-Cas9 है, ZFN है और ये टैलेंट्स हैं। जिन लोगों का बायोटेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड होगा उन्होंने इसके नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे और वो जानते भी होंगे कैसे काम करता है। लेकिन अगर आपका वैसा बैकग्राउंड नहीं है तो केवल नाम जान लीजिए, उतना ही मोर देन सफिशिएंट है UPSC के GS एग्जामिनेशन के लिए, राइट। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड टॉपिक की बात करते हैं जिसमें कि हम लोग GM क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। ये वाला सवाल जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, UPSC ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पूछ चुकी है। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी गवर्न्स द मैटर्स रिलेटेड टू GM क्रॉप्स? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नन ऑफ द अबव। आपको बताना है सही जवाब क्या है।
सो भारत में अगर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है दोस्तों, उस केस में उसको अप्रूवल देना, उसकी टेस्टिंग करवाना, ये सब काम कौन करता है? ये सब काम करने के लिए भारत सरकार के ही द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जिसको कि हम लोग बोलते हैं GEAC, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड अप्रेजल कमेटी। दोस्तों ये वाली कमेटी है, ये असल में काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। तो यहाँ पे नीति आयोग जी नहीं, ये नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक जी नहीं, ये नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाएगा सही जवाब। हम लोग GM क्रॉप्स की बातचीत क्यों कर रहे हैं? आपके सामने खबर है अप्रैल 13, 2021 की। इंडिया ने पहली बार 15 लाख टन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया मील को मंगवाया। क्यों मंगवाया? बिकॉज पोल्ट्री फार्मर्स हैव बीन आस्किंग फॉर इंपोर्ट्स एज द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सोया मील हैज स्काई रॉकेटेड फ्रॉम 40 रुपीज़ पर kg टू 110 रुपीज़ पर kg। सोया मील क्या चीज़ होती है आपको बताता हूँ। भारत ने बहुत ही भारी मात्रा में सोया मील को बाहर से इम्पोर्ट करवाया बिकॉज इसके जो घरेलू दाम थे वो काफ़ी बढ़ चुके थे, जिसकी वजह से जो किसान थे उनको काफ़ी तकलीफ यहाँ पे देखनी पड़ रही थी। सो इंडिया विल इम्पोर्ट GM सोया मिल फॉर द फर्स्ट टाइम टू बी यूज्ड एज लाइफ स्टॉक फीड। जो आपके लाइफ स्टॉक होते हैं ना, जैसे यहाँ पे पोल्ट्री होती है, वो सोया मिल को खाते हैं। सोया मिल क्या चीज़ होती है? सोयाबीन की सीड से आप सोयाबीन का तेल निकाल लेते हैं। जब सोयाबीन की सीड से सोयाबीन का तेल निकाल लिया जाता है तो जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर चीज़ होती है वो असल में प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा रिच होती है। सो सोया मील इज़ अ प्रोटीन रिच solid leftover raw material after extracting oil from the soybean seed। और भारत में GEAC है जो कि MOEFCC के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है, जिसको कि पूरा का पूरा दारोमदार दिया हुआ है टू गवर्न द मैटर्स रिलेटेड टू GM क्रॉप्स, ठीक है, ये वाली चीज़ है। नाउ यहाँ पर क्या है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के इंपोर्ट में GEAC का अप्रूवल नहीं लिया गया था। क्यों नहीं लिया गया था? बिकॉज ये नॉन लिविंग नेचर ऑफ द मटेरियल है और हमने यहाँ पर इसको भारत में नहीं उगाया है। हमने इसीलिए GEAC का जो यहाँ पे अप्रूवल नहीं लिया गया था उसको यहाँ पे दरकिनार किया गया था या फिर बाईपास किया गया था। अगर हम बात करें जनरली, अगर हम GM क्रॉप्स की बात करें तो देखिए इसको लेकर जो है WHO क्या बोलती है। WHO के अनुसार उन्होंने इसकी परिभाषा दी है, GMOs जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स इन विच द जेनेटिक मटेरियल हैज़ बीन ऑल्टर्ड इन अ वे दैट डज नॉट अकर नेचुरली। अब यहाँ पे देखिए GMO लिखा हुआ है, सो ये कुछ भी हो सकता है, ये प्लांट हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ठीक है। सो GMOs इंक्लूड्स एवरीथिंग। ग्लोबली अगर हम GM क्रॉप्स की बात करें, यानी कि अगर हम लोग केवल क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, तो इनको इंट्रोड्यूस किया गया था 1996 में। भारत में अगर हम बात करें तो केवल एक लौता क्रॉप है जिसका कि हम लोग GM वेरिएंट इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि BT कॉटन भी कहा जाता है। BT कॉटन में BT स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। दिस इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप दैट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन इन इंडिया। इसके अलावा कुछ क्रॉप्स और हैं जिसको लेके स्टडीज़ चल रही हैं, जिसको लेके ट्रायल्स चल रहे हैं। आपके सामने है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज GM मस्टर्ड, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। यहाँ पे इसको DMH कहा जाता है। DMH की फुल फॉर्म है, D स्टैंड्स फॉर धारा, M स्टैंड्स फॉर मस्टर्ड, H स्टैंड्स फॉर हाइब्रिड। इसका कमर्शियल रिलीज अभी तक जो है पेंडिंग है। ये बहुत साल पहले सुर्खियों में आया था। GM मस्टर्ड का जो ये वाला वेरिएंट है, जितना मुझे ध्यान है 2015 की बात है, ये सामने आया था और उसके बाद ये GEAC के पास चला गया था, लेकिन अभी तक जो है इसको कमर्शियली भारत में रिलीज़ नहीं किया गया है। लेबॉरेटरी से निकल चुका है, GEAC के पास पहुंच चुका है, लेकिन GEAC ने इसको वाणिज्यिक तौर पे अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। इसके बाद अगर बात करें तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज BT ब्रिंजल। इसके दो तरह की वैरायटीज़ हैं। एक वैरायटी का नाम है जनक, दूसरी वैरायटी का नाम है BSS 793। GEAC के द्वारा इसकी बायोसेफ्टी रिसर्च की जो है फील्ड ट्रायल्स चल रही हैं ऑफ 2 न्यू ट्रांसजेनिक वैरायटीज ऑफ इंडिजिनसली डेवलप्ड BT ब्रिंजल, नेमली जनक एंड BSS 793। फिर से आपको बता दूं, BT की जो फुल फॉर्म है, दिस स्टैंड्स फॉर बैसिलस thuringiensis। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि बैसिलस thuringiensis असल में क्या चीज़ है। तो ये दोनों को लेकर अभी जो है बातचीत चल रही है, रिसर्च चल रही है। लेकिन हाँ, कमर्शियली अगर हम पूछा जाए कि भारत में कमर्शियल कल्टीवेशन किस GM क्रॉप की होती है, तो साथियों वो केवल और केवल BT कॉटन की ही आपको देखने को मिलती है। ये कैसे होता है? अगेन हमने जीन एडिटिंग की पहले बात करी, तो जीन एडिटिंग ही इसका मेन फाउंडेशन है। अगर आपको कोई भी GMO बनाना है
तो जीन एडिटिंग के बगैर आप उसको नहीं बना सकते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, सिंगल जीन को आइसोलेट करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। मेनी कॉपीज ऑफ द जीन आर इंसर्टेड इनटू द प्लांट सेल्स एंड इंड्यूस्ड टू ग्रो सीड्स फ्रॉम मैच्योर प्लांट्स आर स्टडीड फॉर सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन। तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि जो भी आप तरह की यहाँ पे जीन ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं या ऑल्टर कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जो नया यहाँ ये वाला क्रॉप बने ये पेस्ट्स को काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट हो, यानी कि इसको कीटाणु ना लगे। तो बेसिकली आपने उसको उगाया तो आपने देखा कि हाँ यहाँ पे कीटाणु नहीं लग रहे, तो यानी कि आपका जो रिसर्च था वो सक्सेसफुल हो चुका है एंड अल्टीमेटली आपका एक सक्सेसफुल जीएम क्रॉप बन चुका है। अगेन मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया है, लेकिन रियलिटी में ये पूरी की पूरी जो स्टडी है ये काफ़ी लंबी, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। आपके सामने ही है, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हो चुके हैं जीएम मस्टर्ड को, लेकिन अभी तक इसकी कमर्शियल रिलीज नहीं हुई है। सो लेबॉरेटरी में तो पहले टाइम लगता है, उसके बाद ज़्यादा टाइम लगता है इसकी कमर्शियल रिलीज में, बिकॉज देखना पड़ता है कि इन चीज़ों का एनवायरनमेंट के ऊपर और इंसानों के ऊपर और पशु पक्षियों के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा है। ये है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। सो इसको लेकर क्या था, आपको मालूम होगा कुछ बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट्स जिनको लेकर हम लोग ऑलमोस्ट हर साल बात करते आए हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज HGP। HGP में जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था उसका नाम था रीड। अब मैं HGP रीड की बात नहीं करूंगा बिकॉज बहुत पुरानी चीज़ हो चुकी है ये, बिकॉज अब लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई हैं। HGP रीड के बाद दोस्तों देर केम समथिंग कॉल्ड एज HGP राइट। ठीक है, HGP बाय द वे स्टैंड्स फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। पहले रीड आया फिर राइट आया। उसके बाद इसी से प्रेरणा लेते हुए भारत सरकार के द्वारा भी एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया था, इंडीजेन प्रोग्राम। इंडीजेन में इन्होंने कहा कि भाई हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से उतना संतुष्ट नहीं है, हम चाहते हैं कि किसी एक नॉर्मल इंडियन का जीनोम यहाँ बनाया जाए। तो इंडीजेन बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंडियन जीनोम। अब क्या हुआ, इसी क्षेत्र में एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। एक कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम यानी कि एक तरीके से एक समूह है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बना हुआ समूह है, जिसका नाम है टीलोमेयर टू टीलोमेयर। तो टीलोमेयर एक बायोलॉजिकल टर्म है, आपको मालूम होगा अगर आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा, क्रोमोसोम पढ़ा होगा, तो टीलोमेयर के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो इन्होंने नाम रखा है अपने कंसोर्टियम का, अपने समूह का। इसमें कई सारे जो आपके शोधकर्ता हैं, कई सारे रिसर्चर्स हैं, वो लोग यहाँ पे काम करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये काम कर रहा है। तो टीलोमेयर टू टीलोमेयर कंसोर्टियम ने क्या किया है कि इन्होंने पहला कंप्लीट ह्यूमन रेफरेंस जीनोम को सीक्वेंस कर लिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये काफ़ी एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है कि टीलोमेयर टू टीलोमेयर कंसोर्टियम ने पहला कंप्लीट ह्यूमन रेफरेंस जीनोम को सीक्वेंस कर लिया है। इन्होंने पूरा लिख लिया है कि भाई ये बेसिस हैं, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। किसी भी एक नॉर्मल इंसान में आपको ये वाले बेसिस देखने को मिलेंगे। सो यही सेकंड स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल ट्रू है। जीनोम सीक्वेंसिंग मींस डिसाइफरिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर्स ऑफ बेस पेयर्स इन एन इंडिविजुअल। दोस्तों बेस पेयर्स आपको मालूम होंगे, 4 तरह के बेस पेयर्स होते हैं, ATCG, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, जो आपको DNA के अंदर देखने को मिलते हैं। और इन्हीं की पूरी जो आपकी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं बेस पेयर्स, इनका इन्होंने पूरा का पूरा जो है एग्जैक्ट ऑर्डर डिसाइफर कर लिया है, उसको सीक्वेंस करके रख लिया है। ये चीज़ होती है जीनोम सीक्वेंसिंग। पहले वाला कथन भी यहाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। आपके सामने है अप्रैल 19, 2022 की खबर। 2 decades आफ्टर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फर्स्ट ड्राफ्ट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, फर्स्ट नाउ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अ ह्यूमन जीनोम, ये आपको देखने को मिल रहा है। सो आपके सामने है, रिसर्चर्स एट द टीलोमेयर टू टीलोमेयर कंसोर्टियम एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हैव सीक्वेंस्ड द फर्स्ट कंप्लीट ह्यूमन रेफरेंस जीनोम। जीनोम सीक्वेंसिंग मींस डिसाइफरिंग द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ बेस पेयर्स इन एन इंडिविजुअल। अगर आप लोग जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं तो क्या क्या फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं, ये देखिए, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। अगर आप लोग जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं, अगर आप मान लीजिए कि बड़ी पॉपुलेशन का जीनोम को सीक्वेंस कर लेते हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई इस पॉपुलेशन में अगर कल को बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में एक आपको पर्टिकुलर टाइप की बीमारी देखने को मिल रही है, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि ये वाले इलाके के लोगों में, ये वाले एरिया के लोगों में हमें हार्ट डिजीज़ बहुत देखने को मिलती है, तो वो समझ आएगा कि इनको क्यों होती है। अगर कोई अनोखी बीमारी, अगर कोई रेयर डिजीज़ होती है, तो वो समझ आएगा कि इनको ऐसा क्यों होता है। इंप्रूविंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ वायरस स्प्रेड्स एंड इवॉल्व्स, अगर कोई वायरस स्प्रेड होता है, इवॉल्व करता है, तो वो समझ आएगा, बिकॉज वायरस की स्टडीज़ काफ़ी मुश्किल रहती हैं। 2020 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, बिकॉज हमारे वैज्ञानिक अभी
इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं कि वायरस जो है वो बॉडी के अंदर घुसता कैसे है और स्प्रेड और इवॉल्व कैसे होता है। जेनेटिक म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। अगर आपने किसी पूरे इंसान के जीनोम को सीक्वेंस कर लिया तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा इसमें ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें पता लग गया बिकॉज हमने इसकी जीनोम को सीक्वेंस कर लिया है। सो ये सब फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के, इसीलिए पूरी दुनिया में बड़े बड़े वैज्ञानिक इस फील्ड में घुसे हुए हैं और इसको और ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। इसी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए बहुत सारी पहलें भारत के द्वारा भी ली गई हैं, जिसमें कि आपके सामने है इंडीजेन प्रोग्राम, जिसमें कि आपके सामने है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये आपको देखने को मिल रही हैं। अब इंडीजेन प्रोग्राम क्या था? टू अंडरटेक होल जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफ 1000 इंडियन इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स फ्रॉम इंडिया। इसको CSIR के द्वारा यहाँ पे फंड्स दिए गए हैं। तो ध्यान रखिए, इंडीजेन का जो प्रोग्राम है ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है। कितने लोगों का? 1000 इंडियंस का। कौन फंड कर रहा है? CSIR। वाई एम आई टेलिंग दिस टू यू? बिकॉज कई बार बच्चे इंडीजेन में और जीनोम इंडिया में कंफ्यूज हो सकते हैं। जीनोम इंडिया एम्स टू कलेक्ट 10,000 जेनेटिक सैंपल्स फ्रॉम इंडियंस अक्रॉस इंडिया टू बिल्ड अ रेफरेंस जीनोम। तो पूरे इंडिया में से 10,000 जेनेटिक सैंपल्स को लेंगे और अल्टीमेटली एक रेफरेंस जीनोम को बनाया जाएगा, जो कि एक टिपिकल इंडियन का जीनोम कहलाया जाएगा। इसको फंड कौन दे रहा है? DBT। कितने लोगों का सैंपल लिया जाएगा? 10,000 लोगों का सैंपल लिया जाएगा। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जिसमें कि मैंने आपको बताया पहले रीड था फिर राइट था, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक रिसर्च एफर्ट लिया गया था टू डिटरमाइन DNA सीक्वेंस ऑफ द एंटायर ह्यूमन जीनोम। इट बिगैन इन 1990 एंड वाज कंप्लीटेड इन 2003। जो 1990 में शुरू किया गया था वो HGP रीड था, और जो रिसेंटली शुरू किया गया है आज से आई थिंक 5-6 साल पहले की बात है, दैट इज कॉल्ड एज HGP राइट। ये कुछ प्रोग्राम हैं जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं। अगले अगर हम टॉपिक की बात करें, देन वी आर टॉकिंग अबाउट बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। आपके सामने है 30 जुलाई 2021 की ये खबर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके सामने है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिलीजेस बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। प्राइड की फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। ना ये जो चीज़ है ना, बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस, बेसिकली हमारे जो एकेडमिशियंस हैं, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उनको काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प करेगी। इसमें क्या फ़ायदा है? इंडिया नीड्स इट्स ओन एक्सक्लूसिव डेटाबेस फॉर इंडियन रिसर्च एंड सॉल्यूशंस, गाइडलाइंस टू हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन टू प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स अक्रॉस द कंट्री। दोस्तों पूछा गया है कि इसको किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? नीति आयोग, टेरी यानी कि द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपके सामने है कि यहाँ पर ये PIB की खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही चीज़ है। अब ये तो हमने जान लिया कि इसको लॉन्च किसने किया है। अब ये समझ लेते हैं कि बेसिकली इसका काम क्या है। ये देखिए आपके सामने है, इसका बैनर बड़ा अच्छा बनाया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज, इसकी गाइडलाइंस को रिलीज़ किया गया है। तो इसमें अल्टीमेटली रिसर्च को ही हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं डेटा एक्सचेंज के माध्यम से। बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वर रिलीज रिसेंटली। इसमें बेसिकली ये बनाया गया है कि जो बायोलॉजिकल डेटा है ना, बायोलॉजिकल डेटा जो है इसको किस तरीके से आप लोग शेयर कर रहे हैं, किस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं, किस तरीके से स्टोर कर रहे हैं, इसको लेके कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं। अभी क्या है, बायोलॉजिकल डेटा जो भारत में है, जो बायोलॉजिकल डेटा भारतीयों का भी है और जो भारत में इकट्ठा किया जा रहा है, जो भारत में चलने वाली बायोलॉजिकल लेबॉरेटरीज़ हैं वो बहुत सारा बायोलॉजिकल डेटा इकट्ठा करती हैं, लेकिन भारत के पास खुद की कोई रिपोजिटरी नहीं थी जहाँ पर उस डेटा को स्टोर किया जा सके। It was being deposited in the international repositories and there are no guidelines for sharing it. So हमारा जो डेटा था वो एक तरीके से ओपन था और कोई उसको लेके गाइडलाइंस नहीं थी, कौन इसको देख सकता है, कौन नहीं देख सकता है, कौन एक्सेस कर सकता है, कैसे स्टोर किया जा रहा है, पासवर्ड है नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस निकाली गई हैं, हैव बीन फॉर्मुलेटेड इन कन्फर्मिटी विद द प्रिंसिपल्स ऑफ NDSAP। ये एक पॉलिसी है, नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी, सो दैट बायोलॉजिकल डेटा की भी किस तरीके से शेयरिंग, एक्सेस, स्टोरेज हो रही है, इसको यहाँ पे निर्धारित किया जा रहा है। दिस इज़ द थिंग जो कि यहाँ पे बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस के द्वारा की जा रही है। यहाँ पे देखिए, दीज गाइडलाइंस विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर एट रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी सपोर्टेड बाय द
डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने निकाली है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्रियान्वयन करने का काम डीबीटी के द्वारा किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी एक नई चीज़ है। इस तरह की चीज़ें भी यूपीएससी पूछ चुकी है। अगर मैं आपको बताऊं, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, वो जो आपसे सवाल पूछा गया था, हाँ, टीकेडीएल के बारे में। तो टीकेडीएल के बारे में यूपीएससी 2 बार मेंस में सवाल, 2015 में आया है सवाल, और आई थिंक 2020 में सवाल आया है। ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर सवाल आया है, किस तरीके से ट्रेडिशनल नॉलेज को भारत सरकार स्टोर करती है, एक्सेस करती है, वगैरह वगैरह। इसको लेके ऑलरेडी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, ध्यान रखिएगा। आई थिंक इससे आपका ये वाला क्वेश्चन आंसर हो गया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं mRNA वैक्सीन्स के बारे में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, mRNA वैक्सीन्स। सो हमने कोविड-19 के केस में बात करी कि आपने देखा होगा कि कोविड-19 के केस में बीच में बातचीत चली थी कि mRNA की जो वैक्सीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकती हैं। विद रेफरेंस टू दी mRNA वैक्सीन्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। mRNA technology teaches our cell to recognize and protect us against infectious diseases. It must be kept at warm temperature to maintain the stability during storage. Before I move forward, पहले मैं आपको mRNA के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि mRNA बेसिकली किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, बहुत ही बेसिक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने सिंपल बायोलॉजी पढ़ी होगी, आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। सबसे पहले डीएनए था। डीएनए जो है इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? दोस्तों, जो ये डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ बनती हैं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है डुप्लीकेशन। जब ये डुप्लीकेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, इस डीएनए की मल्टीपल कॉपी से क्या चीज़ बनती है? डीएनए की मल्टीपल कॉपी से बनती है आरएनए। आरएनए, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ये दोस्तों सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये आरएनए बनता है इस डीएनए से, ये टूटता है, ये खुलता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। एंड अल्टीमेटली ये वाला जो आरएनए है ये किस में तब्दील होता है? ये तब्दील होता है प्रोटीन में, ठीक है। और अल्टीमेटली जो भी हम चीज़ देख रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो हर चीज़ इसी प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरती है। एंड इस चीज़ को यहाँ पर कहा जाता है ट्रांसलेशन। सो ये वाला जो आरएनए है, इस वाले आरएनए को पकड़कर बनाई गई वैक्सीन है जिसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। सो मैसेंजर आरएनए की हम बात कर रहे हैं कि दिस इज़ हाउ जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग mRNA होता है, इससे प्रेरणा लेते हुए कोविड-19 की ये वाली वैक्सीन्स को बनाया गया है। इस सवाल पे वापस आऊँगा, पहले समझ लेते हैं कैसे है ये मैसेंजर आरएनए और mRNA। यहाँ पे देखिए, ये जो है ऑलमोस्ट हर साल न्यूज़ में रहती है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए और mRNA टेक्नोलॉजी वर्क्स बाय टीचिंग आवर सेल्स टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस। ये कैसे काम करती है कि हमारे ही सेल्स को एक तरीके से टीच करती है, उनको बताती है कि आपको जो है किस तरीके से इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचना है। पहले आप जो है उस इन्फेक्शियस डिजीज़ के सेल को रिकॉग्नाइज करेंगे और उस सेल से हम इस बॉडी को बचाएंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना, mRNA वाली वैक्सीन्स में दिक्कत क्या होती है कि इस तरह की वैक्सीन्स को अगर आपको जो है इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है तो आपको इनको बहुत लंबे समय तक ठंडा रखना पड़ता है। बिकॉज इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज होती है, अगर आप इनको ठंडा नहीं रखेंगे, इसकी जो एफिकेसी है ये डाउन हो जाएगी। सो mRNA वैक्सीन्स ट्रिक द बॉडी इनटू प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द वायरल प्रोटीन इटसेल्फ। दे वर्क बाय यूजिंग mRNA और मैसेंजर RNA विच इज़ द मॉलिक्यूल दैट एसेंशियली पुट्स DNA इंस्ट्रक्शंस इनटू एक्शन। मैंने आपको बताया कि DNA की इंस्ट्रक्शन चली गई RNA में, RNA बन गया प्रोटीन में, प्रोटीन से अल्टीमेटली आपका एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है, राइट ना। इस तरीके से mRNA की वैक्सीन काम करती है। ये खुद ही कुछ वायरल प्रोटीन को बनाती है, वो वाले वायरल प्रोटीन को बनाकर फिर उसी वाले वायरल प्रोटीन को आइडेंटिफाई करवाकर पूरी बॉडी में उसका नाश करने की कोशिश करती है। यहाँ पे आप लोग देखिए हाउ दी mRNA कोविड-19 वैक्सीन वर्क, अंडरस्टैंडिंग दी वायरस, पहले उसको अंडरस्टैंड करती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें अलग अलग वायरसेस को ये देखती है और उसको फिर ये आइडेंटिफाई करती है। इसमें अगर आप देखेंगे व्हाट इज mRNA, मैसेंजर RNA इज जेनेटिक मटेरियल दैट टेल्स योर बॉडी हाउ टू मेक प्रोटीन्स। तो वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो ट्रांसलेशन का काम होता है वो mRNA करवाता है। व्हाट इज इन द वैक्सीन इज मेड ऑफ mRNA रैप्ड इन अ कोटिंग दैट मेक्स डिलीवरी ईजी एंड कीप्स द बॉडी फ्रॉम डैमेजिंग इट।
वैक्सीन काम कैसे करती है? mRNA in the vaccine teaches your cells how to make copies of the spike protein. If you are exposed to the real virus later, your body will recognize it and know how to fight it off. आपने पहले ही वैक्सीन डाल दी, आपकी बॉडी में mRNA वाली वैक्सीन ने जाकर के वायरल प्रोटीन बना दिया, आपकी बॉडी अब उसको पहचानने लग गई। कल को एक्चुअली अगर आप वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो आपकी बॉडी पहचान जाएगी और उससे जो है वो वहाँ पे लड़ाई कर पाएगी और उसको वहाँ पे ख़त्म कर पाएगी। दिस इज़ हाउ द mRNA वैक्सीन वर्क्स। आपकी बॉडी को ही ट्रेन करके ये बेसिकली इन्फेक्शियस वायरस को मारने की यहाँ पे कोशिश करती है। ये चीज़ है mRNA वाली वैक्सीन। और अब जो है अगर आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया में वो mRNA की वैक्सीन को ही बनाने में लगी हुई हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के बारे में। वेरी ब्रीफली बात करूंगा, ये वाली न्यूज़ भी जो है रीसेंट है। वुमेन अचीव HIV रेमिशन आफ्टर कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। तो आपको मालूम होगा कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो कि इस तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड, इस तरफ बच्चा होता है और इस तरफ माँ होती है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा डायग्राम बहुत ही बेसिक बना रहा हूँ, तो दोनों बच्चा और माँ जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं। और जब बच्चे का जन्म होता है दोस्तों, अम्बिलिकल कॉर्ड को 2 क्लिप्स के साथ इस तरीके से बांधा जाता है और बीच में से कट किया जाता है। अगर आपने कई बार मूवीज़ में या कभी देखा होगा, ये देखिए आपके सामने है, ये बच्चा है, ये कनेक्टेड होता है मदर के साथ और यहाँ पे आपने क्लिप्स डाले और उसके बाद आपने इसको काटा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड को शॉर्ट में कॉर्ड कहा जा रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड की क्या खासियत होती है? इसमें आपको देखने को मिलते हैं स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स आपको मालूम है कि बहुत ही स्पेशलाइज तरह के सेल्स होते हैं जो कि कई सारी यूजेस भी रखते हैं। अब इस प्रोसेस को समझिए। बेबी इज बॉर्न विद अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा अटैच्ड, ठीक है। कॉर्ड इज क्लैम्प्ड एंड कट। क्लैम्प्ड मतलब आपने ये वाले क्लैम्प्स यहाँ पे लगाए और इसको आपने कट कर दिया। ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम द क्लैम्प्ड कॉर्ड इनटू स्पेशल कलेक्शन बैग। तो ये वाला जो क्लैम्प्ड कॉर्ड था, इसमें जो ब्लड था आपने स्पेशल कलेक्शन बैग के अंदर कलेक्ट कर लिया। आपने इस ब्लड की एग्जामिनेशन करी और इसकी एनालिसिस करी। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 क्या किया? Collection bag is quickly delivered to the laboratory. Step number 5, blood is stored in special container. Step number 6, kept in liquid nitrogen storage tank inside a secure facility. इतनी ज़्यादा अहमियत इस वाले ब्लड को क्यों दी जा रही है कि इसको सिक्योर फैसिलिटी में लिक्विड नाइट्रोजन में क्यों रखा जा रहा है? बिकॉज दोस्तों इसमें आपको स्टेम सेल्स देखने को मिलते हैं। ये वाले स्टेम सेल्स काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज होते हैं और इससे आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको लेके जो रिसर्च है वो तो काफ़ी हो चुकी है, लेकिन इनकी एप्लीकेशन को लेके कई सारे एथिकल इश्यूज जो कि सामने आए हैं और दुनिया भर की सरकारें जो हैं वो उसको लेके सेम पेज पे नहीं है कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, अब ये वाले स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हुए एक यूएस की महिला है हु हैज़ बीन क्योर्ड ऑफ HIV आफ्टर रिसीविंग अ ट्रांसप्लांट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर वाला ब्लड था ना, उसका ट्रांसप्लांट लेने के बाद एक महिला के अंदर HIV वायरस था दोस्तों, उनका इलाज हो चुका है। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड इज द ब्लड दैट रिमेन्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा पोस्ट डिलीवरी। इट कंटेन्स स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स विच कैन बी यूज टू ट्रीट सम टाइप्स ऑफ डिजीजेस। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहा जाता है कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द कॉर्ड ब्लड एंड एक्सट्रैक्टिंग एंड क्रायोजेनिकली, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर पे फ्रीज करना, इट्स स्टेम सेल्स एंड अदर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम फॉर पोटेंशियल फ्यूचर मेडिकल यूज़। यहाँ पे मैंने आपको बताया इसकी एप्लीकेशंस को लेके बहुत सारा विवाद, बहुत सारी डिबेट्स चलती रहती हैं, हम उसमें नहीं जा रहे। लेकिन हाँ, कॉर्ड ब्लड बैंकिंग क्या चीज़ होती है आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा। विद रेफरेंस टू अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड, अब सवाल देख लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट कंटेन्स हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। इट कैन बी यूज टू ट्रीट सम टाइप्स ऑफ डिजीजेज, बोथ A एंड B। ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे सही जवाब बन जाएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल आने के बहुत चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को लेके, ये क्या चीज़ है। तो ये भी बड़ी बेसिक सी चीज़ है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे आर नेचुरली एग्जिस्टेंट इन द ह्यूमन बॉडी। इट इंटेंड्स टू एड द बॉडीज नेचुरल इम्यून सिस्टम। आई थिंक आप लोग भी जानते हैं कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं काफ़ी सुर्खियों में आई थी ये जब कोविड-19 तब शुरू हुआ था 2020 में। इसको मैप भी कहा जाता है। दोस्तों ये नेचुरली एग्जिस्टेंट नहीं होती, बल्कि इनको जो है आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इनको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन हाँ, ये बॉडी का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है, जो प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, उसको एक तरीके से सहयोग करने की क्षमता रखती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे फॉल्स है, ऑप्शन नंबर B यहाँ पे सही जवाब बन जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है आने वाले कुछ सालों में, बिकॉज बीमारियाँ काफ़ी बढ़ रही हैं।
और मैब कई सारी बीमारियों को ठीक करने की क्षमताएं रखती हैं। दे आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंटीबॉडीज विच एम टू एड द बॉडीज नेचुरल इम्यून सिस्टम। दे टारगेट अ स्पेसिफिक एंटीजन, अ प्रोटीन फ्रॉम द पैथोजन दैट इंड्यूसेस द इम्यून रिस्पॉन्स। सो जो पैथोजन होगा यानी कि जो कीटाणु होगा या जो भी वायरस होगा आपकी बॉडी के अंदर है, उसके अंदर कुछ प्रोटीन होगा, उसके अंदर एक स्पेसिफिक एंटीजन को टारगेट करती हैं ये वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। दे कैन बी क्रिएटेड इन द लैब बाय एक्सपोजिंग द वाइट ब्लड सेल्स टू अ पर्टिकुलर एंटीजन। ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर जो WBCs होते हैं जो कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का काम करते हैं, आप उन WBCs को किसी पर्टिकुलर एंटीजन को एक्सपोज कर दीजिए तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी प्रकार की एंटीबॉडीज़ को बनाएंगे। उन्हीं एंटीबॉडीज़ को आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है लैब के अंदर, जिनको कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहा जा रहा है। द आइडिया ऑफ डिलीवरिंग एंटीबॉडीज़ टू ट्रीट अ डिजीज डेट्स एज फार बैक एज 1900s। बहुत पहले की बात है जब पॉल एलरिक के द्वारा, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है, नोबेल प्राइज विनर है ये इम्यूनोलॉजिस्ट पॉल एलरिक। इन्होंने आइडिया पेश किया था ऑफ अ मैजिक बुलेट। इन्होंने कहा था कि एक ऐसा कंपाउंड जो कि सिलेक्टिवली पैथोजन को टारगेट कर सकता है, तो वो चीज़ है। उसी से प्रेरणा लेते हुए, इन्हीं दो चीज़ों से प्रेरणा लेते हुए ये मैब के कॉन्सेप्ट को बनाया गया है। आपके सामने है फोटो, किस तरीके से काम करता है। दे आर एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन लेबोरेटरी टू हेल्प आवर बॉडीज फाइट इन्फेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर बल्कि मैब्स को स्टडी इसलिए भी किया जा रहा था कि हम किस तरीके से कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए या फाइट करने के लिए मैब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है विद एंटीबॉडीज़ कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए एंटीबॉडीज़ आर नेचुरली मेड इन अ बॉडीज टू फाइट इन्फेक्शन। ठीक है ना। सो यहाँ पर ये मान लीजिए कि आपका ये वायरस है, ठीक है, लाल रंग का वायरस है, तो ये वाला जो आपका स्पाइक प्रोटीन है ना, ये आपके सेल्स में ही आपको देखने को मिलेगा जो कि इसको जाके अटैक करेगा। एंटीबॉडीज ब्लॉक द वायरस फ्रॉम एंटरिंग द सेल। तो ये वाली जो एंटीबॉडीज है ना, ये इस वायरस को ब्लॉक करती हैं और ये सेल के अंदर एंटर नहीं करता। विदाउट एंटीबॉडीज ये देखिए किस तरीके से सेल के अंदर एंटर कर रहा है, लेकिन विद एंटीबॉडीज ये यहाँ पे एंटर नहीं कर पा रहा सेल के अंदर। तो ये काम है, इस तरीके से जाके अटैच होता है ये। ठीक है, इस बेसिस पे ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स की। सबसे पहले मैं आपको क्विकली बात करूंगा रिगार्डिंग बॉर्ग डीएनए। तो रिसेंटली क्या हुआ है, कुछ नॉवल डीएनए स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट किए गए हैं, मच लाइक द फिक्शनल स्टार ट्रेक बॉर्ग एलियंस। अगर आप स्टार ट्रेक आपने देखी होगी तो उसमें इस तरह के क्रीचर्स आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, इनको बॉर्ग्स कहा जाता है क्योंकि ये समझ नहीं आते, क्योंकि ये नहीं पता कि कहाँ से आए हैं, तो इसीलिए जो ये वाले डीएनए स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहे कि कैसे आए हैं, इसको बॉर्ग डीएनए कहा जा रहा है। ये बॉर्ग डीएनए करते क्या है, ऐसा कहा जाता है कि दे सीम टू स्कैवेंज एंड एसिमुलेट जीन्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन देयर एनवायरनमेंट। तो उनके एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ये जीन्स को स्कैवेंज करते हैं, उनसे लेकर आते हैं और उनको फिर एनवायरनमेंट में फैला देते हैं। दे सीम टू हाउस मेनी जीन्स नीडेड फॉर एंटायर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इंक्लूडिंग डाइजेस्टिंग मीथेन एज वेल। ये काम यहाँ पे बॉर्ग डीएनए करता है। सो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है और ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ये मीथेन को डाइजेस्ट करने की क्षमता भी रखते हैं। सेकेंड इज नेशनल जीन बैंक। रिफर्बिश्ड NGB को यहाँ पे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है एट द NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। वैसे तो ये बहुत पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1996 में। NGB वर्क्स टूवर्ड्स प्रिजर्विंग द सीड्स ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। रिफर्बिश्ड NGB इज द सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक ऑफ द वर्ल्ड विद कैपेसिटी टू प्रिजर्व 1 मिलियन जर्म प्लाज्म्स। बहुत सारे प्लांट्स की जीन्स को प्रिजर्व करने की क्षमता रखता है NGB, जो कि भारत में पूसा में लोकेटेड है। ठीक है, पूसा दोस्तों दिल्ली बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का। ठीक है, और यहाँ पर ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक भी कहा जाता है। जीनो ट्रांसप्लांटेशन, मैंने कहा कि सर्जन इन द US ट्रांसप्लांटेड अ पिग्स हार्ट इनसाइड अ ह्यूमन पेशेंट। ठीक है, हालांकि इसको लेकर शायद रिसेंट न्यूज़ आई है कि शायद वो एक फेल हो चुका है, तब उनको लगा था वो सक्सेस हो चुका है, लेकिन अब शायद ये कह रहे हैं कि वो फेल हो चुका है। लेटेस्ट डेवलपमेंट मुझे नहीं मालूम है। तो जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन्स और टिश्यूज़ बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। तो आपने एक एनिमल था और एक तरफ मतलब पिग था, दूसरी तरफ ह्यूमन था, क्योंकि अलग अलग स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, दोनों में आपने ऑर्गन का जो है ट्रांसप्लांटेशन किया। इस प्रोसेस को जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट इज RNAi टेक्नोलॉजी। RNAi टेक्नोलॉजी क्या होती है, अगेन वही चीज़ याद करिए जो मैंने आपको समझाया। DNA से पहले बना RNA से दोस्तों आगे जाके बना प्रोटीन।
ये प्रोसेस है, इसको डुप्लीकेशन कहा जाता है, ठीक है। पहले डुप्लीकेशन होता है, डीएनए से आरएनए बनने वाले प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। यहाँ पर अगर मैं ट्रांसलेशन इसकी ना होने दूँ, इस ट्रांसलेशन में मैं इंटरफेरेंस करूँ, इसको कहा जाता है RNAi। और ये जो RNAi है, इसको करवाने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डबल स्ट्रैंडेड RNA आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये मना पूछना कि डबल स्ट्रैंडेड RNA क्या होता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज dsRNA, जो कि यहाँ पे RNAi टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। सो रिसेंटली ये वाली टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सजेस्टेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द पेस्टिसाइड्स, ठीक है। RNA interference regulates gene expression by a highly precise mechanism called sequence directed gene silencing। आपने क्या किया, ये DNA जो कि RNA बना, ये आगे जाके प्रोटीन बनने वाला था, लेकिन आपने बीच में इंटरफेरेंस करके इसको प्रोटीन नहीं बनने दिया। बाय ब्लॉकिंग इट्स ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन, देखिए बाय डिग्रेडिंग स्पेसिफिक मैसेंजर RNAs, यहाँ पर जो mRNA था आपने इसको ब्लॉक कर दिया, इसको डिग्रेड कर दिया, इसको प्रोटीन में नहीं बनने दिया, आपने इसकी ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन ब्लॉक कर दिया। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से पेस्टिसाइड्स को बनाने की बात करी जा रही है। दिस विल हेल्प अ स्पेसिफिक RNA टू प्रिवेंट दोज प्रोटीन्स फ्रॉम बीइंग फॉर्म्ड इन द पेस्ट। तो जो मतलब पेस्ट के अंदर प्रोटीन्स आते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से हम टारगेट कर सकते हैं, वो RNAi टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ पे बात करी जा रही है। Next is, and the last is, dark genome, recently discovered and associated with schizophrenia and bipolar disorder. Dark genome refers to DNA outside of the region of the human genome that are not usually recognized as genes but can still code for proteins. देखिए अगेन, प्रोटीन बनने के लिए RNA का होना ज़रूरी है, RNA बनने के लिए DNA का होना ज़रूरी है। ये प्रोसेस इसी तरीके से काम करता है। आपके शरीर में जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो सब चीज़ें इसी प्रोसेस के थ्रू हो रही हैं, ठीक है। डार्क जीनोम ये कहती हैं कि कुछ ऐसी DNA है जो कि हम नॉर्मली जिसको जीन की तरह रिकग्नाइज नहीं करते, बट फिर भी वो शायद DNA नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको प्रोटीन आगे जाके बना रहा है। उस पर्टिकुलर DNA को डार्क जीनोम कहा जा रहा है। ये क्यों सामने आया, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया जैसे जो बीमारियां होती हैं, इसकी जब स्टडी हो रही थी तब इसके बारे में जिक्र किया गया। इसको दोस्तों डार्क जीनोम कहा गया है। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, हमने फिर भी काफ़ी सारी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी आपके साथ कवर करने की पूरी कोशिश करी है। जो भी चीज़ें अभी पेंडिंग हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको लेके कुछ क्लासेस आपके लिए और लेकर आएँ। लेकिन आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। अगली क्लास में फिर से होगी मुलाकात, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात करेंगे साइंस एंड टेक के क्षेत्र में से, जो कि आने वाले UPSC प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट होंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।